हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फिर नर्सिंग फाउंडेशन का नेक्स्ट टॉपिक डील कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने कॉजेस ऑफ इलनेस पढ़ा है। ये कंटिन्यू वीडियो ही है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। कॉजेस ऑफ इलनेस हमने पढ़ा था और वैसा ही सिमिलर होता है रिस्क फैक्टर। इन दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। तो यहाँ आज हमारा टॉपिक है रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है दीज आर कंडीशंस और बिहेवियर दैट इंक्रीजेस द चांस ऑफ डेवलपिंग एन इलनेस, ठीक है। अब कॉजेस का मतलब है कि कौन से ऐसे रीजन है या फिर कारण क्या है जिसकी वजह से किसी को भी कोई भी इलनेस हो रही है। और रिस्क फैक्टर का मतलब है कि कौन से ऐसे कंडीशन या फिर बिहेवियर है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल वल्नरेबल हो जाता है कि उसको कोई भी डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ हम वो पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये आप पुराने वीडियो से भी थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो नई चीज आई है वो है एज, ठीक है। विद एज हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाता है, इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है। तो जैसे जैसे हमारी एज ज्यादा होती है, जैसे जैसे हम बुढ़े होते हैं, वैसे वैसे हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं कोई भी डिजीज होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ओल्डर एडल्ट्स आर मोर एट रिस्क फॉर मेनी क्रोनिक डिसऑर्डर, ठीक है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उनके स्किन की इलास्टिसिटी है वो मेंटेन नहीं रहती है, इलास्टिसिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, फिर इम्यूनिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब कोई भी जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे हर एक बॉडी पार्ट भी चेंज होते जाते हैं। तो बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है क्रोनिक डिसऑर्डर्स के लिए। देन आते हैं जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री। ये हमने पहले वीडियो में भी बात की है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी फैमिली में ऑलरेडी वो डिजीज चल रही है वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है कि उसको बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन्हें वो डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। अगर उससे अलावा मैं अगर नॉर्मल बेसिक अगर मैं बात करूँ तो डायबिटीज मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है। आप अगर अपना डाइट मेंटेन भी कर लेते हैं अच्छे से, और अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज और हाइपरटेंशन है ऑलरेडी, लाइक आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, तो वो और ज्यादा आपकी चांसेस इंक्रीज कर देती है। तो ऐसे लोग जिनके फैमिली में डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर कोई और डिसऑर्डर, कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ डाइट नहीं, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज, एक्टिविटी, सब कुछ प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगेन ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो अल्कोहल कंजप्शन या फिर स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, रिस्क बढ़ जाता है उन्हें कोई भी डिसऑर्डर जल्दी होने के लिए। ओबेसिटी एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। अब यहाँ पे ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो लीवर से रिलेटेड और दूसरा हार्ट से रिलेटेड। क्योंकि एक तो ओबेसिटी की वजह से ऑलरेडी फैट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होगा। बहुत चांसेस रहते हैं कभी कभी कि जो हमारे वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, हमारी स्पेशली आर्टरीज हैं, उसमें अगर कोई भी ब्लॉकेज आता है तो वो क्या प्रॉब्लम करेगा, हार्ट को दिक्कत देगा, ठीक है। इसीलिए इनएक्टिविटी जो है ये बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। देन पुअर डाइट। अगेन पुअर डाइट, अगर डाइट प्रॉपर नहीं है, लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं हेल्थ से रिलेटेड। देन स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस किसी का मैनेज नहीं है तो क्या होगा? HTN। अच्छा, ये HTN अगर आप कहीं भी देखो तो ये हाइपरटेंशन का शॉर्टकट है, ठीक है। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेस, अगर कोई भी स्ट्रेस ले रहा है तो हाइपरटेंशन, अगर पेशेंट है हाइपरटेंशन के तो उनका प्रॉब्लम आ सकता है। हाइपरटेंशन अगर है और ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो ब्रेन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ब्रेन इंजरी प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये हो गया। फिर अगर कोई डायबिटिक है, डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट है, तो स्ट्रेस से शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम है किसी को भी, हार्ट डिजीज है किसी को भी, तो भी वो बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। उसके बाद मेंटल डिसऑर्डर्स तो लाइन में है, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर एज एन, मैं अगर एंजाइटी की बात करूं,
एंजाइटी हो गई या फिर डिप्रेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट है अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस यानी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना या फिर विदाउट प्रोटेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, उसके वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि एसटीडी इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स। ये डेंजरस है, इसीलिए अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। देन आते हैं क्रोनिक कंडीशंस, ठीक है। क्रोनिक कंडीशंस लाइक हाई ब्लड प्रेशर, जो मैंने आपको बताया अभी, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन या एचटीएन, और इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, हार्ट अटैक आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया है, कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा होगा, अगर वो आर्टरीज में अटैच हो गया या फिर वो फ्लो कर रहा है आर्टरीज में, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये ब्लॉक कर दे, हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड नहीं मिले और हार्ट अटैक हो जाए। या फिर अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज है और वो ब्लॉकेज ब्रेन तक पहुंच गया, ठीक है, तो वहां भी जाके ये आर्टरीज को डैमेज कर सकता है और उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक जैसे कंडीशंस आ सकते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, या आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसे है, वैसे तो सभी को कराना चाहिए, बट अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका वेट थोड़ा ज्यादा है तो उन्हें तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो चेक करवाना चाहिए, विच कम अंडर लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। कोई भी अगर लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो कवर हो जाते हैं और उन्हें पता लग जाएगा कि उनका कोलेस्ट्रॉल कितना है। तो ये था आज की वीडियो के लिए, ये कुछ 8 पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।